एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपने जो आपका जो एग्ज़ाम है या फिर जो लेक्चर्स हैं उसको आप देख रहे हैं और अपने तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखिए इसका ये होता क्या है एक्चुअल में, आपके पास सेंटेंस कुछ आगे पीछे जो हमारे सेंटेंस पूरा पैराग्राफ होता है, पैसेज होता है, उसमें यूज़ होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको जम्बल्ड करके दिया होता है। जम्बल्ड यानी कि जैसे आपने देखा है पजल होता है, पजल आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो पैराग्राफ है या फिर पैसेज है वो आगे पीछे सेंटेंसेस करके दिए होते हैं, आपको उसे अरेंज करके लगाना है। री का मतलब होता है दोबारा, अरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंज करना, लेकिन किस चीज़ को? सेंटेंसेस को। ओके, ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को आप रीअरेंज करके यानी कि दोबारा से उसे उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग व्यवस्थित रूप से जब आप उसे लिखते हैं या फिर जब आप यूज़ करते हैं तो वही कहलाता है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। अब देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो क्वेश्चन इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को चेक करने के लिए या फिर ये देखने के लिए कि आप जो है सेंटेंस को या फिर पैराग्राफ को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं, इस एबिलिटी को चेक करने के लिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं हमारे, यूके एसएससी का हो गया एग्ज़ाम या फिर आपका सेंट्रल एसएससी जो एग्ज़ाम्स करवाता है उसमें भी पूछे जाते हैं। इवन बैंकिंग में भी बहुत सारे हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो सभी लोग जो है रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट है, तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दूं कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, क्योंकि ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी को चेक करने के लिए पूछा जाता है। लेकिन हाँ, कुछ इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ हमें आइडियाज़ लगाने होते हैं। जैसे हम पैसेज पढ़ते हैं, जब भी हम पैसेज पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, यानी कि हम जो टॉपिक है हमारा जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले होते हैं तो हम उसकी जो थीम है उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में आगे फर्दर जो भी आप डिस्कस करने वाले हो तो उसका जो टॉपिक होगा या फिर थीम होगा उसको आप डिस्कस करोगे। जैसे कि जब हम टाइप्स पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, लेकिन टाइप्स को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उस जो टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं कि वो टॉपिक क्या है, उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके यूसेज देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो इसी तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस भी हमारा क्या है, इसी एबिलिटी को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए जब भी आप रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस सेंटेंस में जो कि आपके पास जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं वो किसकी बात कर रहा है, यानी कि उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो जब भी जिस भी सब्जेक्ट की बात हो रही होती है वो सबसे पहले मेंशन किया जाता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ही जम्बल्ड सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, उनमें कोई सेंटेंस सीक्वेंस पहला और आखिरी सीक्वेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स हमारे जो हैं जिसमें नंबर 1 यानी कि जो सबसे पहला स्टेटमेंट होगा वो आपके पास दिया होगा सीक्वेंस में, और सबसे एंड में जो सेंटेंस आएगा वो सेंटेंस भी आपको दिया गया होता है। तो इस कंडीशन में आपने करना क्या है कि आप जो है आपने थीम देखनी है या फिर सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपका टॉपिक है उसको देखना है किसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि सेम जो आपके पास सेंटेंस 1 दिया गया है उससे रिलेटेड या फिर उससे मैच करता हुआ कौन सा स्टेटमेंट है, यानी कि अब क्या बात हो सकती है, अब किस चीज़ के बारे में बात की जा सकती है। एक तो आप इस तरीके से, दूसरा जब भी आप इस तरीके से जब आप कर रहे हैं, कोई थीम आपने डिसाइड कर ली या फिर जो भी सब्जेक्ट है, टॉपिक है वो आपने देख लिया, उसके बाद उसमें फर्दर डिस्कशन किया जाएगा उसी चीज़ों से रिलेटेड। उसके बाद फाइनली क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टोरी देखते हैं, मूवी देखते हैं या फिर हम कोई किताब पढ़ते हैं या फिर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक हमारा निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूडिव स्टेटमेंट हम निकालते हैं। तो उसी पैराग्राफ में आपका एक कंक्लूजन भी दिया रहता है। तो जब भी आप कंक्लूजन देखें इसका मतलब ये होगा कि वो जो कंक्लूजन है वो आपका लास्ट में ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को या फिर पैसेजेस को सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हुआ है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना होता है, कुछ हमारे पेयर में कंजंक्शंस यूज होते हैं, जैसे नॉट ओनली है बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर हार्डली स्कैर्सली है, व्हेन आता है उसके साथ, नो सूनर है देन आता है। तो इस तरह के हमारे कुछ कंजंक्शंस होते हैं
जिनके थ्रू आपको ये देखना होता है कि जब उसका कंजंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो भी पेयर आप यूज़ कर रहे हैं वो उस कंजंक्शन के बाद ही आने वाला होता है। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस में सेंटेंसेस को रीअरेंज कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आपके पास सीक्वेंस दिया गया है, सेंटेंस 1 दिया गया है एंड सेंटेंस 6 आपके पास दिया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये जबर्ड सेंटेंसेस हैं यानी कि इसमें P, Q, R, S ये आगे पीछे दिए गए हैं, इसको आपको रीअरेंज करके लगाना है। आपके पास एग्जाम में ऑप्शंस भी दिए जाते हैं और जब भी आपको मान लीजिए पहला या दूसरा मिल जाता है ऑप्शन में, तो आप बस यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वही होगा कि भाई आपने जो यहाँ पर सीक्वेंस लगाया है अगर वो आपके ऑप्शन में है तो इसका मतलब है वो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस 1 हमारे पास दिया गया है, थ्रू आउट हिस्ट्री मैन हैज़ यूज्ड एनर्जी फ्रॉम द सन। यानी कि पूरे इतिहास की अगर हम बात करें तो इंसान का, मनुष्य ने जो एनर्जी यूज़ करी है अभी तक, उन सभी को कहाँ से यूज़ किया है उसने, यहाँ पर व्यक्ति ने, मैन ने, आदमी ने कहाँ से लिया है उस एनर्जी को, सन से, यानी कि सूरज से वो सारी एनर्जी ली गई है। अब वो सेंटेंस एंड किस पे करेगा, एंड करेगा वो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड एटॉम्स। ओके, ये जो एनर्जी है वो इनसाइड एटम से आती है, तो डेफिनेटली इनमें कहीं पर बात होगी इस चीज़ की। तो फिलहाल हम देखेंगे कि इसके नेक्स्ट में क्या सेंटेंस आने वाला है। थ्रू आउट हिस्ट्री मैन हैज़ यूज्ड एनर्जी फ्रॉम द सन। अभी तक के इतिहास में या फिर पूरे इतिहास में हमने देखा है कि व्यक्ति ने, आदमी ने जो एनर्जी यूज़ करी है वो कहाँ से मिली है, सूरज से मिली है। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए टुडे व्हेन वी बर्न वुड और यूज इलेक्ट्रिक करंट वी आर ड्रॉइंग एनर्जी। अब क्या है कि वही बोल रहा है कि आज जो भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से लाई गई है, वो सभी किससे लाई गई है, टुडे व्हेन वी बर्न वुड, आज जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं तो वी यूज़ ड्रॉइंग एनर्जी। हम कैसी एनर्जी यूज़ करते हैं, जो भी अभी तक हमने लाई है, अभी तक एनर्जी हमने जनरेट की है या फिर बनाई है, उस सब एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा सन का ही सोर्स अभी हम बता रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, however we now have a new supply of energy। तो देखिए अभी तो ये नहीं आएगा क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद भी कुछ कहेगा और डिस्कशन होगा। तो देखिए S1 हमारे पास ये है, तो नंबर 2 पे ये हो जाएगा हमारा। दूसरा देखते हैं आप, देखिए अगर आपको इससे मैच करता हुआ कहीं पर मिल रहा है ना, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे SPP कहीं पर है, तो इसका मतलब ये आंसर है आपका। लेकिन ये तो शॉर्ट ट्रिक है, आप एक बार पूरा सॉल्व करके देख लीजिए इसे। जैसे आपने कहा ऑल आर ऑर्डिनरी लाइफ डिपेंड्स ऑन सन, हमारी पूरी लाइफ सन पर डिपेंड है, लेकिन अभी तो सन की बात हो रही है ना, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस हैज़ कम फ्रॉम द सन। ओके, टुडे व्हेन वी बर्न वुड और यूज इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है आज जो भी हम लकड़ियाँ जलाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, वी आर ड्रॉइंग एनर्जी, हम एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हम एनर्जी ला रहे हैं, द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी इज सन। अब वो बोल रहा है कि दिस हैज़ कम फ्रॉम द सन, ये जो एनर्जी हम ला रहे हैं ना उसका सोर्स क्या है, सन है, सूरज है। ओके फाइन, तो इसका मतलब है हमें तीसरा सेंटेंस यहाँ पर मिला, दिस हैज़ कम फ्रॉम द सन। क्या चीज़, ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना कि बर्न वुड और यूज इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी का जो सोर्स है ना, दिस हैज़ कम फ्रॉम द सन, ये सन से ही आया है। तो यहाँ पर हमें जो है PS, हमें दूसरा और तीसरा सेंटेंस मिल गया है। अब हमें इन दोनों में से देखना है, दिस हैज़ कम फ्रॉम द सन, तो ऑल आवर ऑर्डिनरी लाइफ डिपेंड्स ऑन द सन। हमारी जो पूरी ऑर्डिनरी लाइफ है या फिर हमारी जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड होती है, सूरज पर, यानी कि सन पर ही डिपेंड होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑल आर ऑर्डिनरी लाइफ डिपेंड्स ऑन सन, क्योंकि हमने बात करी ये सारी चीज़ें का सोर्स क्या है, सन है, तो डेफिनेटली हमारी जो ऑर्डिनरी लाइफ है, हमारा जो सामान्य जीवन है, वो किस पर डिपेंड है, सूरज पर। भाई जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो सूरज पर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ पर, अब वो कह रहे हैं, अब मैंने जैसे की बात की थी, जब हम सबसे पहले आपने थीम देखी, फिर आपने मिडल जो उसका कंटेंट था या फिर जो फर्दर डिटेल्स थी उसके बारे में वो हमने देख ली। अब हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि हाउएवर, हालांकि वी नाउ हैव अ न्यू सप्लाई ऑफ एनर्जी, हालांकि अब जो है, अब हमारे पास क्या है,
एनर्जी का न्यू सप्लाई भी आ चुका है कि नया, अब हम बहुत सारे तरीकों से क्या कर रहे हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, दिस एनर्जी कम फ्रॉम इनसाइड एटम्स, यानी कि कौन सी एनर्जी, न्यू सप्लाई ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम इनसाइड एटम्स। जो हम न्यू एनर्जी की बात कर रहे हैं, उस न्यू एनर्जी का जो जनरेशन होता है, यानी कि जो जनरेट की जा रही है, उसका जो सोर्स है वो क्या है, इनसाइड एटम्स है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। हालांकि इतना पूरा देखने की जरूरत नहीं थी, जब आपको 1 या 2 मिल जाते हैं ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर अगर आपको आ रहा है तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार ट्राई आप ज़रूर करें, लेकिन ऐसा नहीं अपना सारा टाइम इसी पर ही आपने जो है लगा दिया है, आप इसको कोशिश करिए। और एक चीज़ और, ये जो आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस है, ये आपका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस इसमें करते हैं उतने ही ज़्यादा आप इसमें इन्हांस होते हैं, यानी कि आप उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से आपको इसमें सेंटेंसेस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस सेंटेंस का क्या रखना है आपने। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्टेटमेंट 1 दिया गया है, अ लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, रबिश की, कि जो ज़्यादातर लोग हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, जो अपना कूड़ा करकट है या फिर कूड़ा कचरा है वो खुले कूड़ेदान में फेंकते हैं, खुले हुए जो डस्टबिन होते हैं उनमें फेंक देते हैं। तो ओके फाइन, अब आपने बात की कि जो लोग हैं वो कूड़ा खुले डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो अब फर्दर जो है क्या बात हो सकती है। तो देखिए ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीजेज आर कैरिड बाय फ्लाइज, तो अभी हमने फ्लाइज को तो डिस्कस किया नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद है देन दे कम, देन तो तब आएगा ना जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कम, व्हाट कम, ओके, तो अभी हमने बात नहीं की है तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, फिर से वही चीज़ कि अब हम रबिश की तो बात कर रहे हैं, फ्लाइज ब्रीड, जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो क्या करती हैं, एक तरीके से अपना लार्वा जनरेट करती हैं और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होती जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो तब होगा जब हमने फ्लाइज की बात की होगी, अभी तो हमने फ्लाइज की बात नहीं की है। अब यहाँ देखेंगे हम, हमारे पास ऑप्शन एस है, सच केयरलेसनेस, कैसी केयरलेसनेस, ये वाली केयरलेसनेस कि हम क्या करते हैं, जो कूड़ा कचरा है वो ओपन बिन्स में डाल देते हैं, दिस इज सच अ केयरलेसनेस बिहेवियर। तो अब हम बात करें, अ लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुले जो डस्टबिन होते हैं या फिर कूड़ेदान होते हैं उसमें कूड़ा फेंक देते हैं। तो सच केयरलेसनेस इनवाइट फ्लाइज टू द रबिश, ऐसी लापरवाही क्या करती है, इनवाइट करती है, किसे, फ्लाइज को, यानी कि मक्खियों को कूड़े में इनवाइट करती हैं, क्योंकि भाई आपने खुले में कूड़ा फेंक दिया है, अब क्या करेंगी, वहाँ पर मक्खियाँ आ जाएंगी, तो खुले में कूड़ा फेंकने का ये केयरलेसनेस क्या करती है, फ्लाइज को या फिर मक्खियों को, मच्छर मक्खियों को, इनको क्या करती है, इन्वाइट करती है। ओके, अब क्या है, आपने कहा कि ये इन्वाइट करती है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये जो आप क्या कर रहे हैं, ये खुले कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहे हैं, ये क्या करती हैं, मक्खियों को इनवाइट करती हैं। इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई। अब हमने फ्लाइज की बात करी तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रबिश है इसमें ये जो फ्लाइज है वो क्या करती हैं, लार्वा जनरेट करती हैं और मल्टीप्लाई होती है, मतलब बहुत सारी हो जाती है फिर, तो यानी कि आर आ गया है, ठीक है। जब ये बहुत सारी मक्खियाँ जन्म लेती हैं उसके बाद क्या होता है, तो ये सारी मक्खियाँ क्या करती हैं, देन दे कम इनटू द हाउस, उसके बाद ये घर में आती हैं एंड इनफेक्ट अनकवर फूड, जो खाना खुला रखा रहता है उसको भी गंदा करती हैं और उसको भी क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर देती है। तो देखिए आर क्यू डेफिनेटली मैच हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डेफिनेटली, हमारा जो लास्ट ऑप्शन होगा वो बी आ जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, देन दे कम इनटू द हाउस एंड इन्फेक्ट अनकवर्ड फूड, ये क्या करती हैं, जो खुला हुआ खाना होता है उसको इन्फेक्ट कर देती हैं, उसे खराब कर देती हैं। ऑल सॉर्ट ऑफ डिसीज आर कैरिड बाय
फ्लाइज। इस तरह की जो सारी बीमारियां होती हैं, हर तरह की जो बीमारी होती हैं वो किससे आती हैं, वो फ्लाइज से आ जाती हैं। यानी कि इस तरीके से सभी प्रकार की बीमारियां मक्खियों से फैल जाती हैं। ठीक है, अब जब इस तरह की सारी बीमारियां मक्खियों से फैल जाती हैं, सो कंजम्पशन ऑफ सच फूड, इस तरीके का फूड हम क्या करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, RP, ओके। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि जो कंजम्पशन होता है, यानी कि जो हम फूड खाते हैं या फिर फूड को हम लेते हैं, जो भी अनकवर्ड फूड होता है, क्योंकि देखो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो हमने क्या किया, खुला हुआ जो खाना था वो खा लिया है। तो ये क्या करती हैं, ये जो बीमारियों की हमने बात करी थी, डिसीजेज वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही घर में लेकर आती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बीमारियां या फिर एक तरीके से हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। किसकी वजह से, इन सभी की वजह से। तो आपने सबसे पहले बात करी कि क्या चीज़ हम करते हैं, एक्शन की बात करी कि क्या हम करते हैं, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि उसके बाद आपने क्या हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं या फिर रिजल्ट्स देखते हैं, और उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या फिर होती हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका जो है जो सीक्वेंस होगा SRQP लिखा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो देश है हमारा, वहाँ पर बहुत डिफरेंट पार्ट्स में बहुत अलग अलग तरीके के या फिर बहुत सारे सुपरस्टिशन, मतलब होता है अंधविश्वास माने जाते हैं। बहुत सारे अंधविश्वासों पर बहुत सारे अंधविश्वास किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पर ब्लाइंड फेथ किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये बोल रहा है कि देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशन, यानी कि बहुत तरीके के अंधविश्वास हमारे देश के बहुत डिफरेंट पार्ट्स में है। तो देखिए अब ये बात कर रहे हैं सुपरस्टिशन की, तो देखिए सुपरस्टिशन कहीं पर मेंशन है या, हाँ ठीक है, देखिए सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास क्या होता है, यूजुअली हैव देयर ओरिजिन इन फियर एंड इग्नोरेंस। यानी कि जो सुपरस्टिशन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो ओरिजिन है या फिर इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई क्यों है, तो इसकी जो उत्पत्ति है या फिर ओरिजिन है इन द फियर एंड इग्नोरेंस, यानी कि इसकी जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये डर की वजह से या फिर किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करने की वजह से, किसी चीज़ को इग्नोर करने की वजह से इन सुपरस्टिशंस यानी कि इन अंधविश्वासों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सेंटेंस 1 तो ये है, सेंटेंस 2 पे हमारा आ जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये आ जाएगा आपका सुपरस्टिशंस यूजुअली हैव देयर ओरिजिन इन फियर एंड इग्नोरेंस, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, तो इग्नोरेंस एंड फियर से ये उत्पन्न हुआ है। ओके, नोबडी रिमेंबर्स नाउ, किसी को अब ये याद नहीं है, किसी को भी ये याद नहीं है, क्या याद नहीं है कि सुपरस्टिशन फर्स्ट स्टार्टेड इन रिमोट एजेस। किसी को याद नहीं है कि जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, वो एक तरीके से प्राचीन काल में, या फिर जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो प्राचीन काल में जो रिमोट एरियाज थे वहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था। किसी को याद नहीं है, जस्ट क्या है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ देम हैव अ बियरिंग ऑन लक गुड और बैड, मतलब बहुत सारे लोग इसको शुभ मानते हैं, अशुभ मानते हैं। यानी कि सुपरस्टिशन का मतलब होता है कि अच्छे सेंस में आप किसी चीज़ को बुरा मानने कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो बुरा ही होगा, तो ये बस हम बिलीव कर ले रहे हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपने कहा किसी ने जाते हुए छींक दिया है तो वो भी क्या है, बुरा ही होगा। कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये गुड एंड बैड लोग इस तरीके से इसको मानते हैं। बट पीपल गो ऑन रिस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम। लेकिन लोग क्या, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, तीसरा ये है, और उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएगा ये, मोस्ट ऑफ देम हैव अ बियरिंग, बट पीपल गो ऑन रिस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आंख मूंद कर इन चीज़ों पर विश्वास करते जाते हैं और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। जैसे कि आज भी आप देखोगे
घरों में, गांव में या फिर शहरों में भी बहुत सारे, हर जगह इवन कुछ ना कुछ सुपरस्टिशन माना ही जाता है, अच्छे सेंस में, बुरे सेंस में, किसी भी सेंस में, पर माना जाता है। आज भी लोग जो है बिना उसके पीछे लॉजिक के चीज़ों को क्या करते हैं, मानते रहते हैं बस कि ठीक है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कहा था ऐसा, ठीक है, या फिर मेरे दादाजी ने कहा था, पिताजी ने कहा था, तो इस तरीके से इसको फॉलो करते रहते हैं। दे हैव द ब्लाइंड फेथ ऑन सुपरस्टिशन। उसके बाद बात कर रहे हैं नंबर 5 पे, तो देखिए नंबर 6 पे डेफिनेटली यही आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि अ डॉग्स हाउलिंग प्रेडिक्ट्स डेथ। जैसे कि आपने देखा होगा जब कुत्ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, एक तरीके से उनकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा रोने जैसी हो जाती है, या फिर बहुत तेजी से चीख चीख कर वो रो रहे होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि किसी की डेथ होने वाली है आस पड़ोस में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी वो रो रहे हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, सुपरस्टिशन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस पैराग्राफ का या फिर आप बोल सकते हैं इस पैसेज का जो थीम था दैट वाज सुपरस्टिशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमने सुपरस्टिशन की बात करी, उसके बाद उसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है उसकी बात करी, उसके बाद हमने बात करी कि जो लोग हैं वो क्या है, ब्लाइंड फेथ करते हैं इस पर। आज लोगों को ये नहीं पता है कि इसका ओरिजिन क्यों हुआ था, किस रीज़न से हुआ था, बस उस पर क्या करते हैं, दे जस्ट गो ऑन विद द फ्लो, तो जस्ट उसको बिलीव करते रहते हैं। और इसमें लास्ट में एक एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जैसे कि अगर हम बात करें तो जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनका बहुत तेज़ी से रोना जो है किसी की डेथ को क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी की डेथ की भविष्यवाणी करता है। तो ऑल दीज आर द सुपरस्टिशन जो कि हमारे देश के हर एक कोने कोने में बसा हुआ है। आई होप आपको रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस थोड़ा और इन्हांस हुआ है, क्लियर हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपने करने हैं। तो आपका जो सीक्वेंस यहाँ पर बनेगा, वो जो सीक्वेंस होगा वो होगा SRQP। सीक्वेंस आपका बन जाएगा SRQP। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ पर रीअरेंज कर लेंगे। ओके, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अदरवाइज नहीं तो एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं, दोबारा से देखिएगा। कभी भी जब भी आप रीअरेंजमेंट करें तो पैसेज को 2 बार ज़रूर पढ़िए, तब आपको जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।